कोशिका, कोशिका, सेल, हाँ कोशिका, सेल, सेल। कोशिका क्या होती है? अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है इसका कोई निश्चित आकार होता है, और क्रियात्मक का मतलब होता है यह कोई निश्चित कार्य करती है। पता चल गया कि कोशिका है वो अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि यह कोई निश्चित करती है, और क्रिया संरचनात्मक का मतलब होता है इसका कोई निश्चित आकार। अब सुनो, कोशिका, अब कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है? उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक। कहने का मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का जो समूह है वो उत्तक कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। हो गया। अब देखो अंग क्या है? अंगों के समूह को, 2 या 2 से अधिक अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र। पूरा तंत्र। और तंत्र जो भी होता है मिलके पूरा बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी। अब तंत्र कौन सा? जैसे अपना श्वसन, प्रजनन, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे जो तंत्र हैं वो क्या होता है? ये सारे सभी तंत्र होते हैं, यानी इनका अलग अपना सिस्टम होता है। तंत्र का मतलब ही सिस्टम होता है। तो इन तंत्रों के समूह को बॉडी कहते हैं। इन तंत्रों के समूह को बॉडी कहते हैं। तो देखेंगे भाई, सबसे पहले कोशिका, कोशिका से मिलके उत्तक, और उत्तक से मिलके अंग, और अंग से मिलके तंत्र, और तंत्र से मिलकर के पूरा शरीर। ये हो गया शरीर, ये हो गया शरीर। ठीक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को तंत्र, और तंत्रों के समूह को शरीर। अब सुनो अपनी कोशिका। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। हमें कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कोई भी साइंस के अंदर जिसका भी अपन अध्ययन करते हैं उसको साइंस में कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। जैसे रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ये हो गया अपना कोशिका का अध्ययन। अब कोशिका की खोज, किसकी? कोशिका की। कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1865 किसने की थी? रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक ने 1865 में की थी। ये थी एक डेड सेल। क्या थी? डेड सेल, मृत कोशिका। डेड सेल, मृत कोशिका। यानी खोज कौन की? कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने 1865 में मृत कोशिका। अब आता है भाई, मृत की कर दी तो जीवित की किसने की थी? जीवित कोशिका, लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक। इसने कब की थी? 1873। कहने का मतलब इससे 8 साल बाद में, 8 साल बाद में यह हो गया अपना खोज। अब इस कोशिकाओं का विभाजन किया गया है। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। देखो कोशिका का विभाजन है ना भाई, ये दो प्रकार से, एक तो संख्या के आधार पर और एक काल के आधार पर। संख्या के आधार पर और काल के आधार पर। तो कोशिका का विभाजन हो गया दो टाइप से, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, और दूसरा बनेगा काल के आधार पर, काल के आधार पर। संख्या के आधार पर और काल के आधार पर। यानी संख्या के आधार मतलब कि जो भी बॉडी है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वो गया संख्या के आधार पर। और काल के आधार पर, एक तो प्राचीन काल, एक आधुनिक काल। यानी जो पहले प्राचीन काल में जो कोशिका का अध्ययन चल रहा था वो तो हो गई प्राचीन कोशिका, और जो अब चल रही है वो आधुनिक कोशिका। देखो संख्या के आधार पर बनेंगे दो, एक तो होगा एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बनेगा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव वो होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, केवल एक ही कोशिका होती है, वो हो गया एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय कौन सा होता है? जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं। तो बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिकाएं, और एक कोशिकीय जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। तो इनका उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण बन जाएगा इसका तो लिख देंगे अमीबा। और बाकी जो बच गए अमीबा को छोड़ के वो सारे बहुकोशिकीय। ब्रह्मांड के अंदर जो भी बच गया वो बहुकोशिकीय, क्योंकि एक कोशिकीय केवल एक ही। अरे बात समझ में? अब सुनो, काल के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। काल के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रोकैरियोटिक, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा आता है यूकैरियोटिक। इनमें अंतर देखो, प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है जो प्राचीन काल में अपन जिसका अध्ययन करते थे वो प्रोकैरियोटिक। तो ये प्राचीन काल वाली आ गई। जो प्राचीन काल से हम जिसका अध्ययन कर रहे थे वो प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक जो आधुनिक काल में, जो वर्तमान काल में, जो मॉडर्न युग में जिसका अध्ययन करते हैं वो यूकैरियोटिक। अब सुनो, इन दोनों में भी अंतर है।
इन दोनों में अंतर। एक तो काल के आधार पर हो गया, दूसरा देखो इसमें क्या होता है। तो मैं इन दोनों को एक बार आपको बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। कोशिका, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। कोशिका का विभाजन, विभाजन भी हो गया संख्या के आधार पर और काल के आधार पर। संख्या के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, और काल के आधार पर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आ रही बात समझ में? अब देखो एक बार इसका विभाजन बताने से पहले इसकी स्टडी और दो चार और बता देता हूं। देखो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अब सुनो, कोशिका की खोज, खोज प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब सुनो, प्रोकैरियोटिक का पहला उदाहरण है, या इसमें पहला जो अंतर है, यह प्राचीन काल से, यह प्राचीन काल से जारी है, यानी इसका अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता है, किया जाता था। इसका अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता है, प्राचीन काल में किया जाता था, और इसका जो है वो आधुनिक काल में, इसका अध्ययन आधुनिक काल में, ठीक है। दूसरा, यानी इसका अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता था, यानी जो अपन प्राचीन काल में जिस जानकारी मिलती थी वो प्रो यूकैरियोटिक से, और जो अब आधुनिक काल में जो इस टाइम में मॉडर्न में वो यूकैरियोटिक में किया जाता है। इसका आकार था ना, ये कम था, छोटा था, इसका आकार छोटा, इसका आकार छोटा और इसका आकार बड़ा, इसका आकार बड़ा। आ रही बात समझ में? ये देखो इसमें है ना, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 और इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक। चौथा, इसमें केंद्रक है ना वो अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित, और इसमें केंद्रक उपस्थित, यानी इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। अब सुनो, इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता था, इसमें लाइसोसोम
लाइसोसोम सोम अनुपस्थित इसमें लाइसोसोम उपस्थित लाइसोसोम उपस्थित। ठीक है, यानी इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा। प्रोकैरियोटिक इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक, इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक। इसमें केंद्रक अनुपस्थित, इसमें केंद्रक उपस्थित। लाइसोसोम इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित, इसमें लाइसोसोम उपस्थित। अब सुनो, इसमें गोल्जी का है, इसमें गोल्जिकाय, इसमें गोल्जिकाय अनुपस्थित, इसमें गोल्जिकाय अनुपस्थित, इसमें गोल्जिकाय उपस्थित, इसमें गोल्जिकाय उपस्थित, इसमें गोल्जिकाय उपस्थित। केंद्रक हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये देखो केंद्रक, लाइसोसोम और गोल्जिकाय। क्रोमोसोम की संख्या इसमें एक। इसको याद करने के लिए इनका एक सूत्र भी बना रखा है। इसका सूत्र क्या है कि भाई ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को में अंतर जानने के लिए इसका एक सूत्र है कि प्राचीन आकार को लाके मारी गोली। प्राचीन आका को लाके मारी गोली। प्राचीन का मतलब प्रोकैरियोटिक एक प्राचीन कोशिका। आकार, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें यानी इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक होती है। इसमें ला का मतलब है लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। के का मतलब इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। और इसमें ये गोली का मतलब होता है गोल्जिकाय, इसमें गोल्जिकाय अनुपस्थित होती है। और ये मारी का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सातवां आ जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। बोलो, हो गया। प्राचीन आका को लाके मारी गोली, प्राचीन आका को लाके मारी गोली। इसका अध्ययन प्राचीन काल में आकार छोटा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक, और लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम क्या अनुपस्थित, और केंद्रक भी अनुपस्थित, मारी यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित, और गोल्जिकाय भी अनुपस्थित। इनमें जो अनुपस्थित है इसमें आ जाएगा उपस्थित। ये अगर प्राचीन है तो ये आएगा आधुनिक। इसका अगर आकार छोटा है तो इसका आकार आएगा बड़ा। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस, मोटे मोटे अंतर। अब सुनो आगे। कोशिका रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
अब सुनो, इसके बाद इसमें अपन क्या कहेंगे, अब इसके कोशिकांग पढ़ेंगे, या फिर इसका एक बार अपन को देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्सल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा गोल मटोल, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, समझ में ना हो तो बोल दियो, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का मुर्ग का अंडा, ठीक है, जो वो शुतुरमुर्ग का अंडा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी, सबसे छोटी आ जाएगा माइक्रो प्लाज्मा गैलोपिस्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलोपिस्टिकम, ठीक है। अब ये हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब सुनो, ये हो गई। अब अपन अपने मानव शरीर के बारे में भी पढ़ेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी, लंबाई में सबसे लंबी तंत्रिका की कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका की कोशिका। अब सुनो, अगर लंबी का पता चल गया, लंबी तंत्रिका की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ये तो होगी लंबी। लंबी आ गई तो अब आएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बताओगा कि अंडाणु, सबसे बड़ी अंडाणु, ओवरी, सबसे बड़ी अंडाणु ओवरी। और सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे छोटी क्रोम, ये शुक्राणु, शुक्राणु, क्या आएगी, स्पर्म। ये पाई जाएगी मेल के अंदर, ये पाई जाएगी फीमेल के अंदर। अरे बात समझ में, ये हो गया अपना कोशिका का बेसिक या मोटी मोटी बातें जो अपन को याद होनी चाहिए। अब आ जाओ, अब अपन पढ़ेंगे कोशिका अंग, कोशिका अंग। जैसे मानव शरीर होता है उसके सारे अंग होते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको बोलेंगे कोशिका अंग, कोशिका अंग, कोशिका अंग, कोशिका अंग, कोशिका अंग, कोशिका अंग, ठीक है। तो कोशिका अंग के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक कोशिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोशिका। और उस कोशिका को उसके अंदर के बाहर के जो भी हैं उनको अपन बताएंगे। तो कोशिका भी दो प्रकार की हो गई, एक तो पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका कौन सी होती है और जंतु कोशिका कौन सी होती है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखो। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, तो ये दो प्रकार की मान लेंगे। कौन सी, एक तो जंतु कोशिका, तो दूसरी आएगी पादप कोशिका। जंतु कोशिका तो दूसरी पादप कोशिका। देखो, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखो मोटी बात, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब मोटी बात, ये भित्ति क्या होती है,
ये भित्ति क्या होती है? देखो, ये अपनी कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका, अगर इसका आकार आपको अंडाकार या गोलाकार दिखाई दे रहा है ना, अंडाकार या गोलाकार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है एक जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। कहने का मतलब क्या होता है कि जंतु कोशिका का आकार, जंतु कोशिका का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। जंतु कोशिका का आकार गोलाकार या फिर अंडाकार। पर पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आयताकार। कैसा? आयताकार। पादप कोशिका का आकार है वो आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। आयताकार देखो एक आयत की तरह बन रहा है, आयताकार, ठीक है। और इसका गोलाकार या अंडाकार। अब सुनो, ये जो पादप कोशिका है, इसमें ये जो बाहरी परत जो है, ये परत जो है बाहर की, ये परत जो है बाहर की परत, इसको ही अपन क्या बोलेंगे? ये जो बाहर की परत है, ये जो बाहर की परत है, इसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर बाहर की जो परत होती है, लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलेंगे अपन भित्ति या दीवार। क्या बोलेंगे? भित्ति या दीवार। क्या बोलेंगे? भित्ति या दीवार। अब सुनो, ये जो हो गई, ये हो गई कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद इसमें आती है, इसके बाद इसमें दूसरी परत आती है। इस भित्ति के बाद, भित्ति के बाद में आती है दूसरी लेयर, दूसरी लेयर। ये इसमें ये लेयर और इसमें ये लेयर, मतलब ये जो पादप कोशिका है, इसमें दो लेयर होती हैं, दो परत होती है। बाहर वाली परत को तो बोलते हैं कोशिका भित्ति और अंदर वाले को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब सुनो, कोशिका भित्ति का पता चल गया, उसको प्रोटेक्शन देना। इसी प्रकार से ये जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? यह एक थैली, पतली थैली होती है, यह एक पतली थैली होती है। जिस प्रकार से अपन मार्केट में गए, सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में एक थैली के अंदर टमाटर ले आया, प्याज ले आया, लहसुन ले आया, आलू ले आया, और सारा ने एक थैली का माँ गाल लिया। तो वह जो थैली है ना, वह जो थैली है जगह अंदर आप गाल के लाया, वह जो दुकानदार अपन जो थैली दी, वह थैली झिल्ली है। उन्हें समझ लो, झिल्ली। वह जो थैली है, थैली का माए अपन जो भी सामान डाल के लाया, वह क्या है? झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अपन समझ रहे हैं उसको अपनी भाषा में, कि सब्जी वाले के पास में जो भी सामान जिसमें डाल के लेके आए हैं, जो अपन को दी है जो थैली, वो कोशिका की एक तरीके से झिल्ली है। तो इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर अलग अलग अंग पड़े हुए हैं, अलग अलग अंग रखे हुए हैं। जैसे उस थैली के अंदर प्याज, टमाटर, भिंडी, जो भी अपनी छोटी मोटी लेके आए हैं, और साथ में फिर आलो दही, वो भी। तो वो सारा क्या हो गया? वो क्या हो गया? ये क्या हो गए? ये कोशिका के अंग हो गए। वो क्या हो गए? कोशिका के अंग हो गए। और ये जो थैली थी जिसमें डाल के ले, वो क्या थी? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब सुनो, ये जो कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये जो कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज की, सेलुलोज की। ये जो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, सेलुलोज की। अब सुनो,
ये जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये किसकी होती है? ये देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति है, भित्ति, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है। जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। अब सुनो, ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली है, ये किसकी बनी होती है? बिल्कुल सही, ये बनी होती है प्रोटीन और वसा की। कोशिका झिल्ली होती है, ये बनी होती है प्रोटीन और वसा की। कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की, प्रोटीन और वसा की। अब सुनो, इनके अंदर भी छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, इनके अंदर छिद्र होते हैं, इनके अंदर छिद्र होते हैं, इसमें भी छिद्र होते हैं कि अंदर और बाहर का जो भी इसको कोशिका को जरूरत होती है, वो जो भी कोशिका को जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, अंदर का बाहर या बाहर का अंदर, उनके निकालने के लिए इनमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये छिद्र क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी जरूरत होती है, इनसे आदान प्रदान होता रहता है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर आने जाने के लिए इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये तो हो गई इसकी झिल्ली और भित्ति की बात है, आ रही बात समझ में? अब सुनो, इनके अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर, ये अपनी जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका है, और ये कौन सी है? पादप कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, पर फर्क इतना है, इसमें केंद्रक, जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्र में पाया जाता है, इसके मध्य में पाया जाता है, इसके मध्य में पाया जाता है। पर पादप कोशिका के अंदर केंद्रक है, वो केंद्र में न पाया जाकर कुछ थोड़ा आगे पीछे पाया जाता है, जैसे कि यहां, ये बीच में नहीं है, ये बीच में नहीं है। इसमें देखो, ये बीच में क्यों नहीं है? इसकी जगह क्या है? क्या इसकी जगह क्या है? इसकी जगह इसमें रिक्तिकाएं होती हैं, इसकी जगह इसमें रिक्तिकाएं होती हैं, जिसे रसधानियां कहते हैं। क्या? रसधानियां। और ये जो रसधानी है, ये बड़ी आकार में बड़ी होती है। तो पादप कोशिका के अंदर केंद्र की जगह क्या पाई जाती हैं? रसधानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं? ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं कि अपनी जो कोशिका है उसका भोजन का काम, अपनी जो कोशिका है उसको भोजन, जो भी इसको खाने पीने की जरूरत होती है, वो ये रिक्तिकाएं स्टोर रखती हैं, रिक्तिकाएं स्टोर रखती हैं। रिक्तिकाओं के अंदर कोशिका के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जो भी पोषक पदार्थ, जो भी जरूरत होगी, जिसको खनिज, जो भी खनिज चाहिएगा, प्रोटीन चाहिएगा, वसा चाहिएगा, फॉस्फेट चाहिएगा, वो सारी इसमें होती हैं। ज्यादा मात्रा में इसमें जल पाया जाता है, इसमें जल पाया जाता है। अब सुनो, इसमें भी रिक्तिकाएं, रसधानियां पाई जाती हैं। जंतु कोशिका के अंदर भी रिक्तिकाएं एवं रसधानियां पाई जाती हैं, पर फर्क इतना है कि इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें रिक्तिकाएं, इनका आकार ऐसे छोटी छोटी, ये रिक्तिकाएं, ठीक है, ये रिक्तिकाएं, ऐसे रिक्तिकाएं पाई जाती, बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, पर ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी, रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी, ये रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी, और ये है केंद्र, ये है
केंद्रक, ये केंद्रक है। अब सुनो, रिक्तिकाएं हो गई, केंद्रक हो गया। अब इसमें रिक्तिकाओं का कार्य हो गया, इसमें छोटी छोटी होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी होती है। पर केंद्रक, अब केंद्रक जो है ये एक केंद्रक न होके केंद्रक के अंदर भी कुछ अंग पाए जाते हैं छोटे मोटे। जैसे केंद्रक के अंदर केंद्रिका जाल, इसका भी एक बाहर की झिल्ली होती है, इसके अंदर छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। केंद्र के अंदर छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ये केंद्रिका, ये केंद्रिका, ये केंद्रिका, ये केंद्रिका, इसमें छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। ये जो केंद्रक है, इसकी जो ये बाहर की जो लेयर है, परत है, झिल्ली है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। यानी ये इसको केंद्र को सुरक्षा देके रखती है, यानी इसके जो केंद्रिकाएं हैं उसको अंदर रखती है। ये एक थैली है, ये भी एक थैली है। जैसे ये झिल्ली है वैसे ही ये भी एक झिल्ली है। ये झिल्ली है वो केंद्र को सुरक्षा देती है। ये बड़ी वाली झिल्ली है जो बाहर की झिल्ली है, ये पूरी कोशिका को सुरक्षा देती है, बचा के रखती है। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, देखो केंद्रक की खोज है, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज देखो 1831 में केंद्रक की खोज 1831 में किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसमें की थी? ऑर्किड नामक पौधे की जड़ में, ऑर्किड नामक, ऑर्किड नामक पौधे की जड़ में, ऑर्किड नामक पौधे की जड़ में किसकी खोज की थी? केंद्रक की। ऑर्किड नामक पौधे की जड़ में, ऑर्किड नामक पौधे, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड नामक पौधे की जड़। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब सुनो, ये जो हो गई केंद्रिका, ये हो गई केंद्रिका। इनकी खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज किसने की थी? बताओ, केंद्रिका की खोज। ये केंद्रक है, इसके अंदर छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं केंद्रिका। इनकी खोज नहीं, केंद्रिका ओ हटविंग, हटविंग, ओ हटविंग, ओ हटविंग। केंद्रिका की खोज किसने की थी? ओ हटविंग ने, ओ हटविंग ने। अब सुनो, इस केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए और बाकी जो बच जाएगा वो इसमें बचेगा क्या? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। अब सुनो, ये द्रव क्या होता है? ये द्रव क्या होता है? यानी कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर वह तरल पदार्थ, कोशिका के अंदर उपस्थित वह तरल पदार्थ जो कोशिका के अंगों को आपस में मिलने नहीं देता है, उनके बीच में स्थान रखता है, उसके बीच में स्थान रखता है, वो होता है कोशिका द्रव्य। तो यहां केंद्र के अंदर जो द्रव्य मिलता है, केंद्र के अंदर जो द्रव्य मिलता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, और जो केंद्र के बाहर जो यहां मिलेगा उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब सुनो, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये क्या होता है? इसमें होता है प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस, प्रोटीन, फॉस्फोरस
फॉस्फोरस, प्रोटीन, फॉस्फोरस, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इनको, बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। और जल, ये क्या मिलता है? ये कोशिका द्रव्य होता है। क्या? प्रोटीन, फॉस्फोरस, डीएनए, आरएनए, जल। ये यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, यहां भी। डीएनए केंद्र के अंदर मिलता है, डीएनए केंद्र के अंदर मिलेगा और आरएनए भी केंद्र के अंदर ही मिलेगा। प्रोटीन और फॉस्फोरस, जल बाकी यहां रहेगा, डीएनए, आरएनए। अब सुनो, ये डीएनए आरएनए दो जगह मिलता है, ये डीएनए आरएनए दो जगह मिलता है। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रही है ना? हाँ, ना हो तो रोक दियो, मैंने रोक दियो। आई बिटिया, हाँ। कोशिका के अंदर यहां इस जगह कोशिका के अंदर एक तरल रूप में एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, जो क्या है कि इनके कोशिका के अंगों को आपस में मिलने नहीं देता है, दूरी बना के रखता है। ठीक है, वो यहां भी पाया जाता है और वो यहां भी पाया जाता है। जो केंद्र के बाहर पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य। और केंद्र के अंदर मिलता है उसे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फॉस्फोरस, डीएनए, आरएनए और जल। डीएनए, आरएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, पर दूसरी बात, डीएनए और आरएनए एक जगह और भी पाया जाता है, वो जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर भी डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये डीएनए और आरएनए क्या काम करते हैं? डीएनए और आरएनए क्या काम करते हैं? डीएनए और आरएनए काम करते हैं, जीन का काम करते हैं, जीन का काम, यानी ये कोशिकाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, कोशिका बनाते हैं। जैसे प्रजनन होता है, जैसे अपने एक जंतु से दूसरे जंतु का जन्म होता है, उसमें क्या होता है? मेन रोल होता है किसका? क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब सुनो, तो ऐसे ही है क्या हो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है इसके अंदर, उसमें भी क्या है कि वह भी अपने हिसाब की माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उत्पन्न करता है, तो इसलिए उनमें भी डीएनए और आरएनए होता है। यानी कहने का मतलब उसमें भी गुणसूत्र होता है, अब सुनो, हम पढ़ेंगे अब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे इसमें इस फिगर में अंदर में बढ़ा दो माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहां बना देता हूं, एक माइटोकॉन्ड्रिया यहां बना देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं, अब सुनो सर जी, माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया वह क्या है? अब सुनो बात, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। सर जी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनो, तो माइटोकॉन्ड्रिया सर काम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम तो होगा। अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण करना। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण यानी अपने शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम खाना खाते हैं, खाना खा के अपन एनर्जी लेते हैं। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। वो कैसे? श्वसन, अपन जब भी सांस लेते हैं, वो जो सांस लेते हैं वैसे ही कोशिका भी सांस लेती है,
श्वसन करती है। उस श्वसन के दौरान कोशिका के अंदर एक क्रेब चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब चक्र चलता है। यानी कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन जब होता है तो क्रेब चक्र चलता है। क्रेब चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन के दौरान क्रेब चक्र चलता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण? एटीपी का निर्माण होता है। अब ये एटीपी क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब श्वसन होता है तब श्वसन के दौरान क्रेब चक्र चलता है। क्रेब चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है। अब सुनो, इसलिए यहां इस जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अब सुनो बात, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें दो लेयर होती है। क्या? दो लेयर होती है, एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। इसमें भी, इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये जो इसकी लेयर है ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसमें भी जल पाया जाता है। इसमें भी जल पाया जाता है। काम क्या होगा इसका? ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका को ऊर्जा देना। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बाद आएगा इसके दूसरे अंग। जैसे इसके अपन जो भी अपना बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी अपना मकान बनाते हैं, जैसे अपना ये हॉल बना रखा है, इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या होती है? पिलर होते हैं, दीवार होती है। उसी प्रकार से कोशिका को सपोर्ट देने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर क्या होते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब सुने अपन अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, एक बार उसको समझाएंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे अपनी ये कोशिका है, ये अपनी कोशिका है, ये अपनी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये जो कोशिका है ये अपनी जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है? ये अपनी जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है? इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक पादप जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक में ही पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक है वो केंद्र में पाया जाता है। अब ये केंद्रक है, इसका भी कोई ना कोई काम तो होता होगा कि क्या काम करता है। जैसे अपने देश है भारत, उस भारत पर अपने नरेंद्र मोदी का नियंत्रण चलता है। जैसे वो बोलेंगे वैसे पूरा देश चलता है। यानी सेंटर है वो, पूरा केंद्र जो है वो मोदी के हिसाब से चलता है। उसी प्रकार से ये कोशिका है, इसमें जो केंद्रक है ये पूरी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्रक है। ये नियंत्रित करके रखता है। कोशिका की जो भी अंग है उनसे जो भी काम जैसे भी करवाना है वो सारा काम केंद्रक करवाता है। क्या कौन करवाता है? केंद्रक। केंद्रक क्या काम करवाएगा? कोशिका के सभी अंगों को काम करवाएगा। अब सुनो, अपन चल रहा था क्या अपना अंतःप्रद्रव्य जालिका कि अपनी कोशिका को सपोर्ट देने के लिए, कोशिका को संरचना देने के लिए इसमें क्या पाई जाती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये क्या होती हैं कि ये अपनी कोशिका को सपोर्ट देंगी, उसको बना के रखेंगी, उसको सिकुड़ने नहीं देंगी। तो
तो ये क्या केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक को घिरे हुए रखती है। जैसे मैं फिगर बना रहा हूं इसका, खुला रखना है। जैसे भाई देख लो अंतःप्रद्रवी जालिका का फिगर बना रहा हूं, ये लो, ये लो, एक साइड इस साइड से इसको जाल की तरह होता है, दूसरा ये देखो ऐसे ऐसे संरचना होती है जाल नुमा संरचना। ऐसे ही समझ में आ रही है आपको ना? Why? What reason behind for it? देखो ये क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। नाम लिखूंगा हिंदी और अंग्रेजी में, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। इनको इंग्लिश में बोलेंगे ER, क्या बोलेंगे? ER, एंडो रेटिकुलम, एंडो रेटिकुलम, एंडो रेटिकुलम। अब सुनो, अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोलेंगे एंडो रेटिकुलम। ये भी दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। कार्य मैंने बता दिया, अब इनकी खोज भी तो है, इनकी खोज। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी बताओगे? ई पोर्टर। इसका खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता ई पोर्टर, ई पोर्टर। इसकी खोजकर्ता कौन था? ई पोर्टर। ई पोर्टर नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। अब काम इनका हो गया कोशिका को संरचना प्रदान करना, उसको सिकुड़ने न देना। इनके ऊपर देखो, यहां ये क्या है, यहां ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट ऐसे, और इसमें यहां मान लो ये जो डॉट डॉट है, ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। इन डॉटों के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ये जो निशान दिख रहे हैं, इन्हीं के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। देखो, एक भाग जिसमें डॉट दिखाई दे रहा है, वो भाग होता है कौन सा? खुरदरा। खुरदरा क्या होता है? डॉट वाला भाग होता है खुरदरा। खुरदरा, खुरदरा को बोलेंगे रफ, ROUGH, रफ ER, रफ ER, रफ एंडो रेटिकुलम, रफ एंडो रेटिकुलम। हो गया? रफ ROUGH, रफ एंडो रेटिकुलम, रफ एंडो रेटिकुलम, यानी खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। ये वाला आएगा, इसको बोलेंगे चिकना। कौन सा? चिकना, चिकना, चिकना ER। इसको बोलेंगे RER, यानी RER, RER। हाँ, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको क्या बोलेंगे? रफ एंडो रेटिकुलम। अब सुनो, ये जो एक साइड होती है इसकी खुरदरी, एक साइड होती है खुरदरी और दूसरी साइड होती है चिकनी, चिकनी।
चिकनी, चिकनी इसको बोलेंगे स्मूथ, स्मूथ ER, स्मूथ ER, यानी जो खुरदरी होती है उसको बोलेंगे RER, और जो चिकनी होती है उसको बोलेंगे स्मूथ ER या SER। तो इसमें दो हो गई, RER SER, RER SER, ये दोनों RER और SER हो गई। अब सुनो, ये जो यहाँ डॉट डॉट लग रहे हैं ये खुरदरी वाली साइड पर, खुरदरी जो साइड है, जो रफ साइड है उस पर ये डॉट डॉट होते हैं। इन डॉट डॉट को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इनको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। अब सुनो, ये राइबोसोम